हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था चैप्टर नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। हमने देखा था प्रथम विश्व युद्ध में दो शक्तियां थी, केंद्रीय शक्ति और मित्र शक्ति। ये था हमारा 1914 का वर्ल्ड का मैप, जिसमें क्या था, रेड कलर में है आपकी सेंट्रल पावर और येलो कलर में है आपकी अलाइड पावर, मित्र शक्तियाँ। वाइमर गणराज्य का उदय हुआ था इसमें। कहते जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया के साम्राज्य के साथ और मित्र राष्ट्र कौन से थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ लड़ाई हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय ही गणराज्य जो था वो वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ था। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया के राज्य को इनको हराया था। कहते शुरू में जो था वो जर्मनी ने सबसे पहले किसके ऊपर आक्रमण किया था, किसको अपने कब्जे में किया था, कौन से राज्यों को जीता था, फ्रांस को और बेल्जियम को अपने कब्जे में किया था। उससे उसको ज़्यादा लाभ मिला था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, 1917 में अमेरिका जो था वो इस युद्ध में प्रवेश कर गया था। अमेरिका के प्रवेश करने पर 1918 में जो था वो मित्र राष्ट्रों ने मिलकर युद्ध जीत लिया था। उसके बाद जो था वो साम्राज्यवाद जर्मनी की हार ने जर्मनी की लोकतांत्रिक गणराज्य की मांग प्रशस्त कर दी। जर्मनी का जो था वो संविधान रचा गया। एक नेशनल असेंबली वाइमर गणराज्य ने मिलकर जो था वो जर्मनी के संविधान की रचना की थी। एक संघीय संघ ने लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना की थी। जर्मन की संसद को क्या बोलते हैं, हमने पहले उस दिन कर चुके हैं कि राइक्सटॉग ने जो था वो इसने यूनिवर्सल सफरेज यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार की अनुमति दी गई थी इसके अंतर्गत। ये है इसका संसद, राइक्सटॉग इसका नाम माना जाता है। उसके बाद जो था वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मित्र राष्ट्र से उन्होंने एक वर्साई की संधि की थी, वर्साई ट्रीटी हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया था, जर्मन के ऊपर जो था वो जर्मन को प्लेंटी डाली थी मित्र राष्ट्रों ने। कौन कौन से थे वो मित्र राष्ट्र हमने पहले किए थे, कौन कौन से थे वो मित्र राष्ट्र जो हमने पीछे किए थे, बताओ जल्दी से, कौन कौन से थे, दिमाग में देखो कौन कौन से थे मित्र राष्ट्र बेटे, कौन से थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। आप लोग मैप में कर चुके हो ना, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। ये देखो मैप दिए हुए हैं उनके, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। फ्रांस का आपने फर्स्ट उसमें पढ़ा था ना चैप्टर में, तिरंगे झंडे की स्थापना की थी उसने। उन्होंने क्या किया गया था, जर्मन के ऊपर जुर्माना डाला, पेनल्टी डाली। क्या थे वो जर्मनी को अपने विदेशी उपनिवेशों को, जो ऊपर विदेशी उपनिवेश थे यानी कि जो देश जिनसे जर्मन हारा था उपनिवेशों को कहते अपनी आबादी का 10वां हिस्सा और अपने प्रदेशों का 13% हिस्सा जो था वो देना पड़ा। यानी कि अपनी टोटल पॉपुलेशन, ये देखो जर्मनी का दिखाया हुआ है सर्कल जो आप दिखाया हुआ रेड से किया हुआ है, रेड लाइन के साथ मार्क किया। अपनी आबादी का जो था कितना, अपनी आबादी का 10वां हिस्सा और अपने प्रदेशों का 13% हिस्सा जो था वो जर्मन ने खो दिया प्रथम विश्व युद्ध में। उसको अपना 75% लोहा और 25% कोयला फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुनिया को देना पड़ा। और फिर क्या हुआ था, मित्र देशों की शक्तियों ने जर्मनी को ध्वस्त कर दिया और युद्ध जो था वो युद्ध अपराध का इल्ज़ाम लगाकर जर्मनी को जो थे वो $6 बिलियन जो थे वो क्षतिपूर्ति का मुआवजा देना पड़ा उसको। कहते यह संसाधन संपन्न राइनलैंड पर 1920 के दशक में मित्र देशों की सेनाओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया। यानी कि जर्मन के ऊपर जो था वो मित्र देशों ने कब्जा कर लिया गया था। इस युद्ध के जर्मन के ऊपर प्रभाव क्या पड़े, वाइमर साम्राज्य पुराने साम्राज्य के पापों के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर हो गया, यानी कि उसको अपना जुर्माना देना पड़ा। और वाइमर गणराज्य के समर्थक रूढ़िवादियों द्वारा हमलों के जो थे वो हमलों के लिए आसान लक्ष्य बन गए थे। यानी कि उसके बाद उस युद्ध के दौरान सैनिकों की प्रशंसा हुई। पश्चिमी युद्ध के बाद सैनिकों को पूरे यूरोप में नागरिकों से ऊपर रखा गया। राजनेताओं और मीडिया ने एक सैनिक के जीवन की गौरवान्वित किया गया। यानी कि उनको जो था पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा या सोल्जर्स को क्या किया जाता था, उनको जो था वो आम सिविलियन से ऊपर रखा जाता था, उनको जो था वो प्राइज़ दिया जाता था। आक्रमण, युद्ध प्रचार और राष्ट्रीय समान महत्वपूर्ण हो गए। एक नाजुक लोकतांत्रिक जीवित नहीं रह सकेगा और यूरोप में अस्थिरता पैदा हुई।
जो आक्रामक युद्ध प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान महत्वपूर्ण हो गए थे। यानी कि जो युद्ध का प्रचार करते थे उनको राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता था, और नाजुक लोकतंत्र, जो लोग युद्ध नहीं चाहते थे वो जीवित नहीं रह सकते थे। यूरोप में उनका रहना अस्थिर हो गया था। आगे राजनीतिक कट्टरपंथ और आर्थिक संकट की स्थिति कब पैदा हुई, इकोनॉमिक क्राइसिस कब आए थे? कहते ये उस समय था जब रूस में स्पॉटलिस्ट लीग क्रांति बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर उठने लगी थी, और बर्लिन में एक यूरोपीय राजनीतिक माहौल था और सोवियत शैली के शासन के लिए मांग होने लगी थी। यानी कि सोवियत शैली की तरह मांग होने लगी थी। समाजवादी लोकतांत्रिक और कैथोलिक लोकतांत्रिक गणराज्य को आकार देने के लिए वाइमर में मिले थे, और मुक्त कोर नामक युद्ध के अनुभवी संगठनों की मदद से स्पार्टलिस्ट के विद्रोह को कुचल दिया गया था। कौन से थे बेटे, किसके द्वारा जो था वो विद्रोह को कुचला गया था? फ्री कॉर्प्स क्या थी? सैनिकों का एक संगठन था, अनुभवी सैनिकों का एक संगठन था, युद्ध के सैनिकों का संगठन था एक। और उसके बाद स्पार्टलिस्ट के बाद जर्मनी की एक कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। ये जो चिन्ह दिखाया गया कम्युनिस्ट पार्टी का दिखाया गया। 1923 में आर्थिक संकट में जर्मनी में राजनीतिक कट्टरता को और बढ़ा दिया, और जर्मनी को सोने में युद्ध का भुगतान करना पड़ा, जिसके कारण सोने का भंडार जो था वो जर्मन का कम हो गया। ये जो आपको मैप में दिखाया गया जर्मनी के सोने के भंडार दिखाए गए हैं जो कम हो गए थे युद्ध के दौरान। 1923 के आर्थिक संकट में जर्मनी में राजनीतिक कट्टरता को और बढ़ा दिया गया। सोने के युद्ध का भुगतान करना पड़ा, जिसके कारण सोने के भंडार कम हो गए। और अब जर्मनी में 1923 में भुगतान करने से इनकार कर दिया, तो फ्रांसीसियों ने अपने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रहूर पर कब्जा कर लिया था। जर्मनी में उनका ये ऊपर जो रेड कलर से दिखाया गया ये फ्रांस का था औद्योगिक क्षेत्र, इसके ऊपर उन्होंने फ्रांस ने कब्जा कर लिया था। और जर्मनी में निष्क्रिय प्रतिरोध के साथ जवाब दिया और लापरवाही से कागज़ की मुद्रा मुद्रित की, और जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन के कारण मुद्रा का प्रचलन हुआ। हाइपर इन्फ्लेशन मैंने आपको पहले ही बताया था बेटे, एकदम से जब इतनी ज़्यादा मुद्रा मार्केट में आ गई, लोगों के पास इतना पैसा आ गया, लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड करनी शुरू कर दी। डिमांड करने की वजह से क्या हो गया बेटे, डिमांड की वजह से कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। इन्फ्लेशन होता है जब कीमतों में एकदम से ज़्यादा वृद्धि आ जाती है या कीमतों में कमी आ जाती है, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। जर्मनी में निष्क्रिय प्रतिरोध के साथ जवाब दिया और लापरवाही से कागज़ की मुद्रा मुद्रित की, और जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन के कारण मुद्रा का प्रचलन बढ़ा। ये देखो ये कितनी मुद्रा प्रिंट हो गई थी। 1 गोल्ड मार्क की जो वैल्यू थी पेपर मार्क्स में होनी शुरू हो गई थी। कहते अंत में अमेरिका ने इस गंदगी से जर्मन को बाहर निकालने का फैसला लिया, और अमेरिका ने डाविस योजना क्या थी ये भी हमने पहले उस दिन पढ़ा था। ये देखो हमने दिखाया डाविस प्लान क्या था। यूएसए ने पैसा दिया जर्मन को, जर्मन से पैसा फिर फ्रांस से फिर वो पैसा किसके पास वापस आ रहा था? यूएसए के पास वापस आ रहा था। उसके बाद है मंदी के साल 1924 से 1928 के जो साल थे वो मंदी के साल गिने जाते हैं। 1924 से 1928 के बीच कुछ स्थिरता देखी जा सकती थी, लेकिन यह स्थिरता अल्पकालीन थी, क्योंकि जर्मनी में औद्योगिक वसूली अल्पकालीन ऋणों पर निर्भर थी। यानी कि जर्मन ने जो औद्योगिक वसूली के लिए ऋण लिए थे, कर्जे लिए थे, उन ऋणों का एक बहुत बड़ा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका से आया था, और यह समर्थन कुख्यात वॉल स्ट्रीट दुर्घटना के बाद वापस ले लिया गया था। जो वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ था उसके बाद उसको वापस ले लिया गया था। ऊपर हमने देखा था ना बेटे डेविस लॉ क्या था कि यूएसए से पैसा फ्रांस से जर्मन से फ्रांस से फिर वापस जो था वो अमेरिका के पास जा रहा था। देखो वॉल स्ट्रीट में क्या था, कहते हैं 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लोगों ने अपने शेयरों को पागल होड़ में बेच दिया था, और यह महामंदी की शुरुआत थी। अमेरिकन अर्थव्यवस्था में इस मंदी के प्रभाव से पूरे विश्व में महसूस किया गया था। शेयरों के दाम, जैसे आजकल मंदी की हालत चल रही है ना मार्केट में, शेयरों के दाम एकदम से कम हो गए थे। जर्मन अर्थव्यवस्था ने ग्रेट डिप्रेशन की सबसे बुरी मार थी, और 1932 तक औद्योगिक उत्पादन जो था वो 1929 में 40% हो गया था। यानी कि उत्पादन में जो थी वो कमी आनी शुरू हो गई थी। उसके बाद था बेटे हमारा, ये देखो उसमें कहते इतनी बेरोज़गारी हो गई थी, लोग जो थे वो रेलवे लाइनों पर आकर सो रहे थे। ये दूसरे चित्र में जो क्या दिखाया गया, बेरोज़गारी के कारण आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि होनी शुरू हो गई थी। लूटपाट, लोगों ने चोरी चकारी करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद है नाजुक गणतंत्र, फ्रीजल रिपब्लिक क्या था?
कहते हैं इसमें आर्टिकल 45 था, अनुच्छेद 45 में अनुच्छेद 45 में राष्ट्रपति को नागरिक अधिकारों को निलंबित करने और डिक्री द्वारा शासन करने के लिए आपातकालीन लगाने की शक्तियाँ दी गई थी और कैबिनेट का औसत जीवनकाल सिर्फ 239 दिनों का था और कई बार आपातकाल घोषित कर दिया जाता था और लोग गणतंत्र में विश्वास खो रहे थे। और वायुमंडल राज्य राजनीतिक रूप से भी नाजुक था। इसके संविधान में कुछ अंतर्निहित दोष थे, इसलिए बीमार गणराज्य अस्थिर और तानाशाही के प्रति संवेदनशील होने का खतरा था। कहते जब ऐसी स्थिति चल रही थी जर्मन में, बेरोज़गारी बढ़ गई थी, वस्तुओं की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई थी, लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों को नौकरियां नहीं थी, युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, चारों तरफ महामारी फैली हुई थी। तो इस समय जो था वो एक व्यक्ति उभर कर सामने आया था। उसका क्या नाम था, उसको क्या नाम दिया गया था? हिटलर। हिटलर का जन्म कहते हैं 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ और उसने अपनी युवावस्था गरीबी में बिताई थी। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना में सेवा की, जहां वे रैंकों के माध्यम से उठे, यानी कि पहले छोटे रैंक पर, फिर बड़े, फिर उससे बड़े रैंक पर। वह वर्साई संधि के माध्यम से जर्मनी में लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों पर उनके अंदर जो कहते हैं ये विद्रोह पैदा हुआ था, वो जर्मनी में जो वर्साई की संधि के समय उनके ऊपर जो जर्मनी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी वो उसके काफ़ी खिलाफ थे। वो कहते थे जर्मनी की पॉपुलेशन, जर्मनी का हिस्सा हम दूसरे देशों को क्यों दें, जर्मनी के कोयले की खाने, जर्मनी का सोना विदेशों में क्यों जाए, वो इस चीज़ के बहुत विरोधी थे। वह जर्मन वर्कर्स पार्टी पर छोटे समूह में शामिल हुए थे। सबसे पहले उन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की थी छोटे समूह के ऊपर। फिर कहते हिटलर के संगठन को संभाला और इसका नाम बदलकर उन्होंने जर्मन सोशलिस्ट पार्टी का नाम बदलकर राष्ट्रवादी सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया और वह नाजी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। उन्होंने अपनी पार्टी का जो चिन्ह जो रखा था वो एक, जैसे हमारे यहाँ पर स्वस्तिक बनता है ना, हिंदुओं का एक पवित्र स्वस्तिक माना जाता है, उस चिन्ह के ऊपर उन्होंने जो था वो जर्मन का स्वस्तिक निशान रखा अपनी पार्टी का। 1923 में कहते हैं बर्लिन में सत्ता पर कब्जा करने के लिए फिर हिटलर ने एक असफल बोली कमाई, उसके गिरफ्तार कर लिया गया और देशद्रोह का प्रचार करने के लिए उनको देशद्रोह का प्रयास करने के नाम पर उनको जो था वो गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन 5 साल की उनको सज़ा हुई थी, लेकिन जल्दी उनको छोड़ दिया गया। वे जर्मनी वर्कर्स पार्टी नाम एक छोटे समूह में शामिल हो गए थे और हिटलर ने संगठन को संभाला और इसका नाम उन्होंने बदलकर राष्ट्रवादी सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी रख दिया गया था। 1923 में कहते बर्लिन में सत्ता पर कब्जा करने के बाद हिटलर ने ये हमने कर लिया बेटे। उसके बाद 1830 की शुरुआत तक कहते नाजियों को लोकप्रिय समर्थन नहीं मिल सका। नाजी पार्टी को 1928 में लगभग 26% वोट मिले थे जब उन्होंने इलेक्शन लड़े थे। जब वो बाद में जेल से रिहा होकर आए थे, उन्होंने इलेक्शन लड़े। इलेक्शन लड़ने पर उनको कहते हैं 26% वोट मिले, लेकिन वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 37% वोटों के साथ 1932 में वो लोग जो थे वो सत्ता में आ गए थे। कहते हिटलर एक शक्तिशाली संघी था। वह अपने शक्तिशाली शब्दों से जनमत का प्रभावित कर लेता था। उन्होंने इस मजबूत राष्ट्र बनाने और जर्मन लोगों की गरिमा को बहाल करने का वादा किया था। वो कहते इतने अच्छे वक्ता थे, जब वो बोलना शुरू होते थे तो लोग उनको सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। अपना काम छोड़कर भी लोग उनको सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।